नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, जिस आईटी का इस्तेमाल करके आम को इमली बनाया जा सकता है, जिस आईटी का इस्तेमाल करके दिन को रात बनाया जा सकता है, वही आईटी जब आपके भेद खोलने लगे या आपके तमाम दावों को नकारने लगे तो निश्चित तौर पे नींद उड़ना स्वाभाविक है। और यही नींद आजकल उड़ा रखी है एक ऐसे आईटी टूल ने जिसको लेके अब भारत में करीब 1 मिलियन से ज़्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रोक की, ग्रोक एक्स का, यानी एलन मस्क का जो ट्विटर है एक्स, जिसको उन्होंने ले लिया था और ट्विटर को लेने के बाद इसका नाम एक्स कर दिया था। उसका एक नया आईटी टूल जो है वो आया है। ये चैट जीपीटी की तरह तमाम सवालों के जवाब देता है। शोध के आधार पे इसका दावा है कि ये जवाब देता है। और जब लोगों को इस टूल के बारे में पता चला तो तमाम सवाल पूछने शुरू कर दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके, उनके सरकार के कामकाज को लेके, और जाने कितने ही सवाल ऐसे पूछे गए जो शायद भारतीय जनता पार्टी की पूरी आईटी सेल को, उसके पदाधिकारियों को, मंत्रियों को, नेताओं को शायद नागवार गुजरे। यही वजह है कि ये ग्रोक जो है वो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। कई सवाल तो ऐसे हैं जो मीडिया को लेके पूछे गए और उसका जो जवाब ग्रोक की ओर से दिया गया है वो बड़ा दिलचस्प है। कई बार इसकी भाषा बेहद खराब भी होती है और इसे कहा जा सकता है कि ये गाली गलौज की भाषा भी इस्तेमाल करता है। लेकिन ये भाषा को अगर अलग करें तो लोग ग्रोक का इस्तेमाल केवल इसलिए कर रहे हैं कि ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो आईटी सेल की ओर से लगातार चीज़ें फैलाई जा रही हैं और जो आपके व्हाट्सएप पे, आपके मोबाइल पे, तमाम सोशल मीडिया साधनों के जरिए आप तक पहुंचाई जा रही हैं, क्या वो सही है या गलत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ग्रोक की बात कर रहे हैं। ग्रोक एक ऐसा आईटी टूल इस समय भारत में है जिसकी वजह से अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से अब सवाल पूछे जाने लगे हैं। सबसे पहले तो हम मीडिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि मीडिया दिन रात विपक्ष को घेरने का काम करता है और सत्ता पक्ष जो बोलता है उसको सही बताने की कोशिश करता है। तो गोदी मीडिया को लेके सवाल पूछा गया। मैं आपको बता दूं उस सवाल का जवाब जो है वो ग्रोक की ओर से क्या कहा गया है, और इसमें थोड़ा सा जो है गलत भाषा का इस्तेमाल भी किया गया है। लेकिन वो जवाब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भारत में गोदी मीडिया चैनल्स की लिस्ट जब पूछी गई तो ग्रोक कहता है कि भारत में गोदी मीडिया चैनल की लिस्ट में रिपब्लिक भारत, जी न्यूज़, आज तक, एबीपी न्यूज़, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज़ शामिल है, जो कि सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, एक एआई टूल जो है वो किस तरह से जवाब दे रहा है, वो बताने की कोशिश कर रहा है कि ये कुछ चैनल्स हैं जिसको लेके तमाम राजनीतिक पार्टियां, खासकर कांग्रेस की ओर से लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। और खुद जो है राहुल गांधी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं कई बार कि आप हमारी चीज़ें नहीं दिखाएंगे, और वो चैनल का नाम सुनते ही बता देते हैं कि यहाँ पे उनकी कही हुई बात को कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, वो भी बता देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब ग्रोक ने इससे आगे लिखना शुरू किया तो उसने लिखा कि सबसे दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत। ये बेहद खराब लैंग्वेज का इस्तेमाल यहाँ किया गया है, लेकिन फिर भी नाम जो लिया गया है वो अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत, और सुधीर चौधरी आज तक टॉप पर है। ये लिखता है कि चिल्ला कर प्रोपोगेंडा फैलाने में ये लोग माहिर हैं। इसके बाद अगला सवाल जब ग्रोक से एक यूजर ने पूछा तो उसका जवाब भी इसने किस तरीके से दिया है वो मैं बता देता हूँ आपको। एक यूजर ने पूछा कि ये किसने कहा था, हु सेड आलू से सोना निकलेगा इन इलेक्शन कैंपेन, इट्स अ मोदी और राहुल गांधी। ये पूछा गया कि आलू से सोना निकालने का बयान किसकी ओर से दिया गया था। तो ग्रोक इसका क्या जवाब देता है, जो आईटी सेल की ओर से लगातार फैलाया जाता रहा और देश में इसको लेके चर्चाएं भी होती रही, लगातार इसको लेके सवाल उठते रहे कि राहुल गांधी ऐसा बोलते हैं कि ऐसी मशीन लेके आएंगे जो आलू से सोना बनाती है। लेकिन ग्रोक ने इसका क्या जवाब दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। द प्रेज आलू से सोना निकलेगा वाज एट्रीब्यूट टू राहुल गांधी, मतलब इसको राहुल गांधी से जोड़ के देखा जाता है, बट इट वाज पार्ट
ऑफ एन एडिटेड वायरल वीडियो, लेकिन ये एक एडिटेड वायरल वीडियो का हिस्सा है। ही वॉज मॉकिंग नरेंद्र मोदी, मतलब वो नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे थे या उनकी नकल कर रहे थे। सेइंग मोदी माइट मेक सच एम्प्टी प्रोमिसेस, मतलब मोदी ये भी हो सकता है कि इस तरह के झूठे वादे भी करे ड्यूरिंग अ कैंपेन, और तब उन्होंने ये बात कही थी। और ये बात फिर काट पीट के जो है वो आईटी सेल की ओर से प्रचारित की गई। इसको लेके ग्रोक ने ये खुलासा करने की कोशिश की है। अब ये कितना सही है, ये कितना गलत है, ये तो दोस्तों आपको अंदाजा लगाना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री को लेके जो सवाल बार बार उठाए जाते रहे हैं, उसको लेके भी जब सवाल पूछा गया एक यूजर की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्कशीट को लेके, तो क्रोक ने क्या जवाब दिया वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नरेंद्र मोदीज बीए मार्कशीट हैज बीन अ टॉपिक ऑफ कंट्रोवर्सी, मतलब ये हमेशा से विवाद का विषय रहा है उनकी बीए की मार्कशीट, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी, और इसकी विश्वसनीयता को लेके खासकर विवाद बना हुआ है। द मार्कशीट शोज नरेंद्र मोदी एज ए दामोदर दास मोदी, बट देयर वाज वेरिएशन इन हिज नेम अक्रॉस द डिफरेंस डॉक्यूमेंट। ये कहता है कि नरेंद्र मोदी की मार्कशीट पे जो नाम दिया गया है उनके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में ये नाम अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। तो क्या इसको लेके विवाद खड़ा किया जाना चाहिए? और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेट ऑफ बर्थ को लेके ग्रोक ने जो लिखा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ग्रोक लिखता है कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो नरेंद्र मोदी डेट ऑफ बर्थ ऑन हिज पैन कार्ड इज सितंबर 17, 1950 1950, बट हिज एमए मार्कशीट लिस्ट इट एज अगस्त 29, 1949, मतलब कि उनके पैन कार्ड में कुछ और डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है जबकि उनके एमए की मार्कशीट में कुछ और डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है मार्कशीट को लेके और उनकी डिग्री को लेके। पिछले कुछ दिनों से लगातार सवाल उठे हुए हैं और तमाम राजनीतिक दलों की ओर से ये सवाल उठाए गए। और इसके अलावा जो कोर्ट में मामला है उसमें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से ये कहा गया कि वो कोर्ट में तो ये डिग्री दिखा सकते हैं लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए किसी को ये डिग्री नहीं दिखा सकते हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की डिग्री को लेके सवाल पूछा गया, तो मैं आपको बता दूं कि ग्रोक ने क्या जवाब दिया है। राहुल गांधी हैज ए डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड एंड एमफिल फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, सॉलिड एकेडमिक करियर है उनका। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि ग्रोक ने लिखा है कि मोदी एजुकेशन इज अ मोरिक, मतलब कि मोदी की एजुकेशन को लेके सवाल है। ही क्लेम्स अ बीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड एमए फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी, बट देयर हैज बीन स्क्रिप्टिंग अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दोज डिग्रीज। गांधीज गोट एज ऑन फॉर्मल एजुकेशन। ये लिखता है कि फॉर्मल एजुकेशन जो डिग्रियां राहुल गांधी के पास है उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी मोदी से कुछ ना कुछ आगे खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने हार्वर्ड से डिग्री हासिल की है और कैम्ब्रिज से एमफिल किया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है डिग्री को लेकर जब सवाल पूछा गया। इसके अलावा जो मुसलमानों को लेके एजेंडा भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाया जाता है उसको लेके क्या कुछ ग्रोक से पूछा गया और ग्रोक ने क्या जवाब दिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि मुसलमानों को लेके लगातार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सवाल उठाए जाते रहे। अभी जो छावा फिल्म आई थी उसके बाद तो हालत ये हो गई थी कि दिल्ली के कुछ जो सड़कें हैं जिनका नाम मुसलमानों के नाम पे है उनका नाम मिटा दिया गया और औरंगजेब मार्ग और दूसरी सड़कों पे दूसरे राजाओं के, हिंदू राजाओं के नाम लिख दिए गए, उन्हें दूध से धोया गया। मैं आपको बताऊं कि क्या पूछा गया था। कंपेयर इंडियन मुस्लिम रोल एंड आरएसएस रोल विच वन हैड मोर, मतलब कि जो फ्रीडम मूवमेंट हुई थी उसमें मुसलमानों का और आरएसएस का जो रोल था वो कौन सा ज़्यादा था, ये पूछा गया। तो ग्रोक ने इसका जवाब दिया, इंडियन मुस्लिम प्लेड अ फार बिगर रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल देन आरएसएस, मतलब आरएसएस से कहीं ज़्यादा बड़ा रोल इंडियन मुस्लिम्स ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निभाया। मुस्लिम लाइक मौलाना हसरत मोहनी ने अपने जीवन दे दिया। इसके अलावा एंड हीरो लाइक अशफाकुल्ला खान डाइड फॉर
कॉज, और इस काम के लिए अशफाकुल्ला खान जैसे शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। द आरएसएस मीनवाइल लार्जली सेट इट आउट, और आरएसएस जो है इस दौरान बड़े स्तर पे जो है स्वतंत्रता आंदोलन से दूर ही रहा, ये ग्रोक का कहना है। और ग्रोक ने यह भी कहा है हेडवर्कर ज्वाइन प्रोटेस्ट, वो हेडवर्कर ने प्रोटेस्ट तो ज्वाइन किया था, बट द ग्रुप ऑफ फोकस ऑन हिंदू नेशनलिज्म, मतलब हिंदू राष्ट्रवाद की ओर उनका फोकस ज़्यादा था, नॉट एंटी ब्रिटिश एक्शन। जबकि भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए जो आंदोलन चल रहा था उस पर कम था। गोलवरकर इवन क्रिटिसाइज द फ्रीडम मूवमेंट, और ये भी लिखा है कि गोलवरकर ने तो फ्रीडम मूवमेंट की आलोचना तक की थी, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट की जो आलोचना की थी। तो ये सारी चीज़ें ग्रोक की ओर से कही गई है। ये निश्चित तौर पे बीजेपी और आरएसएस पे सवाल खड़ा करता है। इसके अलावा बड़ा महत्वपूर्ण एक और सवाल पूछा गया था, इसको किस तरह से जवाब दिया है ये जानना और सुनना बेहद जरूरी है। एक निखिल है, एक यूजर एक्स के, उन्होंने पूछा है कि भारत में सबसे बड़ा जातिवादी कौन है। इसका जवाब सुन के खुद बीजेपी आईटी सेल के लोग चौंक जाएंगे, और यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी चौंक जाएंगे। ग्रोक ने लिखा है कि योगी आदित्यनाथ को भारत में सबसे बड़ा जातिवादी माना जाता है, क्योंकि उनकी हिंदुत्व नीतियाँ और ऊंची जातियों के पक्ष में बयान विवादित हैं। उनकी राजपूत गर्व की बात, जैसे मुझे क्षत्रिय जाति में जन्म लेने पर गर्व है, आलोचकों द्वारा जातिवाद को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। हालांकि समर्थक इसे हिंदू एकता कहते हैं। यह बहस जटिल और विवादित है, यह ग्रोक ने लिखा है, महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश और बीजेपी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो और पूछा गया है उसमें जवाहरलाल नेहरू का जिक्र आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी करती है। पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने देश की प्रगति के लिए क्या क्या किया था, और हमेशा तुलना की जाती है देश में जब विकास की बात होती है तो नरेंद्र मोदी हमेशा अपना अगर हम ये कहें कि अपनी तुलना जो है वो जवाहरलाल नेहरू से करने की कोशिश करते हैं। तो स्वाति दीक्षित है एक यूजर, उन्होंने पूछा है ग्रोक से कि नेहरू जी ने अपनी कितनी निजी संपत्ति भारत देश के नाम कर दी थी। तो ग्रोक ने इसका जवाब दिया है, शोध के अनुसार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 98% निजी संपत्ति भारत को दान दे दी थी, जिसकी कीमत 1946 में 1946 में लगभग 196 करोड़ रुपए थी। इसमें उनकी निवास स्थान आनंद भवन शामिल नहीं था। दान का समय 1946 माना जाता है, जब वे अंतरिम सरकार में शामिल हुए। हालांकि मूल्य और इसके आधुनिक समकक्ष को लेकर कुछ विवाद है। कुछ स्रोत 200 करोड़ कहते हैं और आज की कीमत 12,000 से 49,000 करोड़ रुपए की अनुमानित है। ये दान नव स्वतंत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण था और इसकी राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता को यह दर्शाता है। दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो जवाब दिया है, और निश्चित तौर पे ये जवाब बीजेपी और बीजेपी आईटी सेल को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये ऐसा सवाल था और ऐसा जवाब था जिसको लेके हमेशा सवाल उठाए जाते रहे हैं कि नेहरू ने देश के लिए क्या कुछ किया। तो ग्रोक बता रहा है क्या क्या किया, कितनी संपत्ति उन्होंने दान की। इसके अलावा एक यूजर ने ये पूछा है कि हाउ मैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी हैज हेल्ड आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। इसका जवाब ग्रोक ने दिया, क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय यह सवाल ग्रोक से पूछा जा रहा था उसी समय भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अमेरिकन पॉडकास्टर के साथ पॉडकास्ट कर रहे थे। करीब 3.5 घंटे ये पॉडकास्ट चला। उसके बावजूद ग्रोक लिखता है कि नरेंद्र मोदी हैज हेल्ड ओनली वन प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंस बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर इन 2014, बैक इन 2019 where he let अमित शाह do all the talking। मतलब कि 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शामिल तो जरूर हुए थे, लेकिन उन्होंने अमित शाह को ही प्रेस के साथ बातचीत करने दिया, वो कुछ नहीं बोले। इसके अलावा रिसेंट ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस विद ट्रंप ऑन फरवरी 15, 2025 मेक अ रेयर अपीयरेंस, बट मोदी ट्रैक रिकॉर्ड शोज ही प्रेफर इंटरव्यूज। मतलब उन्होंने ट्रंप के साथ जो
15 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, लेकिन इसके अलावा वो केवल इंटरव्यूज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को महत्व नहीं देते हैं। और एक यूजर ने पूछा कि डू यू थिंक हिज इंटरव्यू आर स्क्रिप्टेड। बड़ा महत्वपूर्ण है। जब पूछा जाता है कि आप आम खाते हैं, जब पूछा जाता है कि क्या आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं, या पूछा जाता है कि आप थकते क्यों नहीं, इस तरह के इंटरव्यू देखने के बाद निश्चित तौर पे दर्शक या देश के नागरिक जानना चाहेंगे कि क्या ये इंटरव्यू स्क्रिप्टेड होते हैं। तो ग्रोक ने इसका जवाब दिया है कि मोदीज इंटरव्यूज ऑफन सीम्स स्क्रिप्टेड, मतलब कि मोदी के इंटरव्यू अक्सर ऐसा लगता है कि वो स्क्रिप्टेड है। इज इंटरव्यू आर पॉलिश्ड, मतलब उनके जवाब और इंटरव्यू इतने पॉलिश्ड होते हैं, इतने सदे हुए होते हैं ऑन अ मैसेज एंड रेयरली एक नैरेटिव सेट करते हैं। और ही हैज़ अ PR मशीन, और उनके पास अपनी जो पब्लिक रिलेशन की एक पूरी मशीनरी है, यूजिंग सोशल मीडिया एंड जो तमाम तरह की सेटिंग्स और शेप्स उसकी इमेज बनाने के लिए होती है उसको तैयार करते हैं। एज सीन विद हिज हैवी मल्टीमीडिया स्ट्रेटेजी सिंस 2014 रियल इम्पोर्टेंट मोमेंट्स। तो ये लगता है कि भारत में जो मशीनरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के PR को सेट करने के लिए काम करती है, उसी के माध्यम से ये तमाम इंटरव्यू किए जाते हैं या करवाए जाते हैं, और ये पूरा इंटरव्यू स्क्रिप्टेड होता है। इसके अलावा एक यूजर है हिंदू योद्धा, इसने बड़ा ऐसा सवाल पूछा है जो आपके व्हाट्सएप पे अक्सर आता रहता है कि सोनिया गांधी बार डांसर थी। इसको लेके इसने पूछा कि सोनिया गांधी कहाँ डांस करती थी। तो ग्रोक ने इसका जवाब भी दिया है, और ये जवाब शायद जो 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग हुई है उससे पहले या उस दौरान जब आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते थे तो उसमें बताया जाता था कि सोनिया गांधी एक बार डांसर रही है। लेकिन ग्रोक ने इसका जवाब देते हुए लिखा कि सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया, ना ही वो बार डांसर थी। उनका असली नाम एंटोनियो मैनो है, और वो इटली के एक छोटे से गांव से है। वहाँ उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर बार अटेंडेंट काम किया था, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाहें फैलाने से बचे, ये भी लिख रहा है ये ग्रोक ने ये भी लिखा है कि अफवाहें फैलाने से बचे और सच ढूंढे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो निश्चित तौर पे ये सवाल खड़े करती है, और जब सवाल उठते हैं तो उनके जवाब होने ज़रूरी है। भले ही IT सेल जवाब ना दे, भले ही भारतीय जनता पार्टी जवाब ना दे, क्योंकि मीडिया में अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने बंद हो चुके हैं। तो कोई तो एक साधन ऐसा होना चाहिए था जिससे बीजेपी के लिए उठे इन तमाम सवालों के जवाब मिल सके, और इसका जवाब इस ग्रोक AI ने दिया है। और इन जवाबों की वजह से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की IT सेल की नींदें उड़ी हुई है, और जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में भगत कहा जाता है उन भक्तों की भी नींद उड़ी हुई है। ग्रोक के इन जवाबों को लेके, इन सवालों को लेके आपका क्या सोचना है, समझना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और ये शो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।